बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। एक तरफ कैदी नंबर 804 की मुश्किलात में कमी होती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ पीटीआई में क़यादत की भी कमी है और पीटीआई के नाम से जो लोग पार्लियामान में बैठे हुए हैं यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो शोर शराबे से ही नहीं बाज आ रहे। मसले हल कैसे होंगे? और दूसरी तरफ एक और चीज जो एक और पंडोरा बक्स खुल गया है वो है जनाब जजिस के इल्जामात। इन तमाम चीजों में एक और चीज जो सामने आती है वो ये कि पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई को किसी की सपोर्ट हासिल है। ये एक ऐसा इल्जाम है जिसको सोचना जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी बारीक सी लाइन है। वो बारीक सी लाइन ये है कि पीटीआई के तमाम मुकदमात में, उनकी क़यादत के तमाम मुकदमात में काफी फ्लॉज हैं जो कि आगे चल के हम ये कह सकते हैं कि उन फ्लॉज को किसी और को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि वो पार्टीज, वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनको भी ये टाइट करके रखा जा सकता है, खींचा जा सकता है कि जनाब ये फ्लॉज हैं और इनको अगर देखा गया, अगर आपने कुछ ऊंच नीच की तो इन फ्लॉज को हटा के आगे भी दूसरी क़यादत को भी सामने लाया जा सकता है। ये पाकिस्तान की तारीख में कुछ पहली दफा नहीं हुआ है। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे ड्रामे और बहुत सारे स्क्रिप्ट जो हैं पहले भी लिखे जा चुके हैं, वो हम अपनी आंखों से हम देख चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज में है उसमें अब ये तजर्बात चल नहीं सकते। हकीकत यह है कि महंगाई का तूफान इस वक्त जो है, लोग ये समझ रहे हैं चले जनाब रमजान का महीना है और रमजान के महीनों की बरकतों की वजह से और जिस तरह से पाकिस्तान में खुश दिली से, खुले दिल के साथ लोग खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, एक सिलसिला जारी है। रमजान के फौरन बाद जो एक सिलसिला शुरू होगा वो एक अलग ही समा होगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ रवां साल में ही 50 के करीब का डकैती के मुकदमा, जो डकैती है उसमें लोगों का कत्ल हो चुका है। ये आप सोचें जरा कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी आज ही की न्यूज़ है जनाब, आज भी एक शख्स जो है वो डकैती के दौरान उसको मार दिया गया और आगे भी हम ये न्यूज़ जो है वो सुनते आ रहे हैं। ये भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कराची वो शहर जिसमें पहले भी बड़ा क्रैकडाउन हुआ और ये कहा गया है कि गैर मुल्कियों की वजह से यहाँ पे मसाइल हो रहे हैं ताकि उन्हें निकाल दिया जाए। चले जनाब गैर मुल्कियों को किसी तरह से आपने निकाल भी दिया, उसके बावजूद भी जराइम में कमी नहीं आ रही और महंगाई का तूफान जो आगे आने वाला है उस पर तो कान ही पकड़ लें पहले ही लोग, क्योंकि IMF की शराइत और इस वक्त कोई पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत की प्लानिंग्स आपको नजर नहीं आ रही। हो सकता है आगे चल के आ जाए। पंजाब में बड़ी हुआ हो रही है, मरियम नवाज साहिबा बड़े इकदाम कर रही हैं, वो आगे इकदाम किस तरह से नजर आएंगे ये एक साल में आपको पूरी पिक्चर क्लियर नजर आ जाएगी। लेकिन इस वक्त सियासी महाज पे क्या होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी ये कहा जाता है कि ये हुकूमत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हम तो चाहेंगे कि चले, जमहूरियत का तसलसल बिल्कुल जरूरी है, अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त शहबाज हुकूमत को मुल्की तौर पे सियासी, इक्तिसादी, माशी और आलमी सियासत का सामना है, जो कि आप जियो पॉलिटिक्स कह सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब फारूक डाडी साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल अडवाणी साहब, आप तजियाकार हैं, बिजनेस एक्सपर्ट है, सर प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं। और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब, PTI साहब का ताल्लुक है। सबसे पहले चलते हैं फारूक डाडी साहब की तरफ। फारूक डाडी साहब, कैदी नंबर 804 ये PTI के बानी इस वक्त जो है एक मुकदमे से उनको बरी कर दिया गया है, बाद में उनकी समाअत होगी। ये कहा जा रहा है कि मुश्किलात ख़त्म होती जा रही हैं। आपके साथ ही मैं प्रोग्राम कर रही थी, उस वक्त मैंने कहा था बड़े फ्लॉज हैं इस वक्त, रखे गए हैं, पता नहीं क्या है लेकिन फ्लॉज रखे गए हैं। तो ऐसा ऐसा वो फ्लॉज दूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ PTI की क़यादत में जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है, इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, मेरी नज़र में खान साहब के ऊपर जो केसेस बनाए, 200 केसेस, बिल्कुल हकीकत से इसका ना कोई ताल्लुक है और ये सियासी बुनियादों पे और एक विक्टिमाइज करने के लिए बनाए गए हैं और अवाम सब जानती है। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद अवाम ने जो इनको मैंडेट दिया और जिस तरह उनके लोगों को जिताया, ये और बात है कि हमारे मुक़द्दर हल्कों ने जिस तरह इनको ज़बरदस्ती जो फैसले थोपे गए फॉर्म 47 ला के और जिन लोगों को बिठाया गया ज़बरदस्ती तौर पे, ये अब एक खुली बदमाशी शुरू हो गई है। तो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। मेरी कोशिश होती है कि जब आप बात कर रहे हो फारूक डाडी साहब तो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही एक तरफ बाइस्ड हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि सारे मुकदमात ऐसे ही थे और कुछ भी नहीं था और हम ये समझे कि जनाब अगर आप तोशा खाना का कह रही है, सुने, अगर आपका इशारा तोशा खाना की तरफ है तो उन लोगों को क्या जिन्होंने गाड़ियां दी थी
कि वो तो अलाउ ही नहीं थी, तो उनके ऊपर तो कोई उनको नहीं मैं पूछ नहीं रहा। कह रही सर, ऐसे तो मैं नहीं बहुत कह रही कि बेताशा गलत है। चीजें हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ सर, आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी खामोश हो जाऊं। ठीक है, क्या एक शख्स ने अगर गलत किया है तो क्या दूसरा शख्स उस गलती को करने के बाद कहे कि उसने भी तो गलत किया तो मैं क्यों ना गलत करूं? क्या ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? देखिए, मेरी नजर में मैं इस चीज को टोटली मुस्तरद करता हूँ। अगर तोशा खाना के हवाले से या साइफर के हवाले से जो चीजें, वो तो सारी अल कादर के हवाले से ये सारी चीजें मंजर आम पे आज हम नहीं देख रहे। आज मैं अपने बेटे का बैंक अकाउंट खुलवाने गया तो पता नहीं कितनी फॉर्मेलिटीज, ये वो सोर्स ऑफ इनकम फला ढिमका, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, जब एक बंदा, अगर आपका एनटीएन नंबर है, हर साल वो अपना रिटर्न फाइल करता है, इज आंसरेबल टू इनकम टैक्स के कहां से इनकम आएगी और क्या किया। खैर, अब मैं असल जगह पे आता हूँ। आपने बात की पीटीआई की क़यादत की, बिल्कुल पीटीआई की क़यादत में यकीनन इमरान इस्माइल टाइप के लोग हों या ये क्या नाम है, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम क्या लूंगा उनके, तो ये लोगों ने पीटीआई को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है। और इसके में एक और साहब जिन्होंने कानूनी तौर पे इमरान खान को जो नुकसान पहुंचा है वो है हामिद खान। हामिद खान और काजी फाइज इस दे आर हैंड इन ग्लव्स विथ ईच अदर, और यही वजह है कि हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट पे पीटीआई को कोई प्रेशर डालने, मेरे ख्याल है किसी सिटिंग एग्जीक्यूटिव का नाम ना लिया जाए तो सर चलो खैर चले, ठीक है, आपने कह दिया। तो मेरा कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर किसी क़यादत का नाम ले रहा हूँ तो ठीक है करूँ। एक होती क़यादत, एक होती ब्यूरोक्रेसी, और एक होती आप एग्जीक्यूटिव। नहीं, ब्यूरोक्रेसी कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि उनके बारे में कोई हम उनको नहीं कह सकते। वो मैं मानती हूँ मुकद्दस गाय नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान का इमेज है। अगर हम काजी फाइज साहब के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब पूरे पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रेट है। देखिए, आप मेरे अगर पिछले टॉक शो उठा के देखें तो मेरा ख्याल है शायद मैं पहला बंदा था जिसने सबसे पहले ये बात कही थी कि ये हुकूमत को जो जबरदस्ती लाया गया है और इनसे दो काम ले रहे हैं। पहला काम ये कि इनकी एक्सटेंशन करनी है, ठीक है, और वही बातें चल रही है। किसकी? चीफ जस्टिस की, ठीक है ना। और जब इनकी होगी तो दूसरी भी एक्सटेंशन हो जाएगी। अच्छा, तो मसला ये है, अगर इनकी एक्सटेंशन करते तो उन जजेस का क्या जो पीछे जिनके नंबर लगे हुए हैं, जिनको जो एक मैरिज की बुनियाद पे आएंगे। अब ये 2/3 मेजोरिटी जो इन्होंने बनाई है जबरदस्ती की, उसके तहत ये करारदाद लेके आएंगे। मतलब कोई भी काम अवाम की मंशा के खिलाफ अगर आप करेंगे, अवाम की जिसमें राय शामिल नहीं होगी और अवाम की राय को आप शामिल नहीं करेंगे, ना वो हुकूमत कामयाब होगी ना। और आप देखें ना, हमारी बदकिस्मती आज ये हो गई है कि हमारी आला अदालतों के जजेस आज वो इंसाफ मांग रहे हैं। सर मैं इस टॉपिक पे आती हूँ और मेरे आपके की जवाबात में कुछ सवालात सामने आए, लेकिन मैं आपसे वो बात में करती हूँ। मैं दूसरे गेस्ट को भी चाहूंगी कि उनको भी हम ले लें। जनाब इकबाल अडवाणी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल, अभी हम डिस्कशंस कर रहे थे, आप बड़े गौर से सुन रहे थे और आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था अब आप बोलने वाले। मुझे पता है कि क्या समझते हैं पाकिस्तान जिन हालात में है इस वक्त, ये तेरी मेरी चल सकती है कि जनाब ये कहा जाए कि जी मैं बढ़ाऊं और मैं बढ़ाऊं, क्यों हम सिस्टम को नहीं चलाने दे सकते? देखिए, पहले तो मैं उस बात का जवाब देता चलूँ जब आपने कहा पीटीआई के हवाले से। देखिए, पीटीआई को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है और पीटीआई अभी साल में है, आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ये सिर्फ खान साहब की अपनी खुद की एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से। खान साहब आज पॉपुलर है, लेकिन खान साहब इसलिए पॉपुलर नहीं है कि इन्होंने 4 साल में बहुत अच्छे काम किए, बल्कि जो गवर्नमेंट दूसरी आई वो परफॉर्म नहीं कर पाए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। खान साहब आज जिस पोजीशन में है, खान साहब को 4 साल मिले और जितनी पावर के साथ खान साहब को 4 साल मिले पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी को नहीं मिले। क्या करके दिया इन्होंने? उस्मान बुजदार को पूरी दुनिया कह रही थी, पूरा पंजाब कह रहा था कि इसको हटाओ, आप हटा नहीं रहे। आधा पाकिस्तान आपने उसको दे दिया, क्योंकि आपकी जीत थी कि आपको वो बंदे चाहिए जो यस सर करते रहे। और यस सर वाले लोगों इन्होंने केपीके में भी दल लगाए और अपनी पूरी काबीना में जो यस सर करते थे वो आगे आते गए और जो यस सर नहीं करते थे वो जाते रहे। तो जब आपके पास सिर्फ यस सर करने वाले लोग होंगे तो फिर आपका यही रिजल्ट आएगा। इसमें आप किसी पे भी ब्लेम नहीं लगाएं, कोई किसी का कसूरवार नहीं है। साहब खान साहब की
एक्स्ट्रा यानी एग्रेसिव पॉलिसी थी। और देखें, मैं उस इंसान, अपनी अपनी सोच है, लीडर पता है कौन होता है? गुड लिसनर। जो गुड लिसनर नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता। खान साहब के साथ सबसे बड़ी, खान साहब 1975 से पब्लिक आई में हैं, एक पर्सनैलिटी थी, एक नाम था, ऑलरेडी लोगों में इनका था, एक क्रेज था, जिसकी वजह से इनको एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुंचे, वरना तो इनको एक सीट मिलती थी। तो आप ये हिस्ट्री देखें, खान साहब आए कहाँ से हैं। आज खान साहब जिनके बारे में बात कर रहे हैं, खान साहब को लाए भी वही थे। अगर आज के इलेक्शन में हम, नो डाउट, आज इस बार इलेक्शन फेयर हो जाते तो खान साहब जीत जाते, लेकिन यही चीज 2018 में किसी और के साथ हुई है। आपने उनको सपोर्ट किया तो आज आपका ये रिजल्ट आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, खान साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खान साहब खुद है। खान साहब की एग्रेसिव पॉलिसी है। आज खान साहब अंदर है, किसी का कसूर नहीं है, इनकी खुद की पॉलिसी है। पंजाब असेंबली तोड़ दी, KPK तोड़ दी, जलसों में आके हर किसी के बारे में राय देना शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ है, इससे इनकार नहीं है। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। जितने भी लीडर सब सिपाही हैं जिनके बारे में आज हम लोग, भुट्टो के बारे में बात कर रहे हैं, या नवाज शरीफ जो लीडर हैं जो आज बात कर रहे हैं, वो सब वहीं से आए हैं। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट का कम हो, असर रसूख कम हो, तो उसका एक ही हल है, आप जब आपके पास गवर्नमेंट है, आप परफॉर्मेंस करें, पब्लिक को अपनी तरफ लें, परफॉर्मेंस करें, अपनी गवर्नमेंट करें ऐसी कि लोग के दिल जीत जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट में आते हैं इनको पता नहीं क्या हो जाता है। हमारी बदनसीबी पता है क्या है पाकिस्तान की? जो सबसे बड़ी बदनसीबी, पाकिस्तान में जब डिक्टेटर कोई आता है उसको जमहूरियत का भूत चढ़ जाता है। वो जमहूरियत के चक्कर में आके सत्यानाश करके जाता है। और जो जमहूरियत पसंद होते हैं, जो लोग आते हैं जब इलेक्टेड होके, इनको डिक्टेटरशिप याद आ जाती है, ये डिक्टेटर बन जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का यही है। नहीं, मुझे जो जाती तौर पे लगता है, और मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इकबाल अडवाणी साहब के पेज होता क्या है। अभी अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब भी एक पेज की पॉलिसी पे चल रहे हैं। क्यों? इदारों को अपना काम करने देना। ये सियासतदान अगर मिल जाएंगे तो क्यों इदारे बीच में आएंगे? क्यों किसी की हुकूमत लाना और ले जाना इनके लिए आसान हो जाएगा? बल्कि अगर इस वक्त, चले PTI ने कुछ भी किया, अगर PTI के साथ इस वक्त गलत हुआ था तो तमाम जमातें मिल जाती ना, कि चाहे वो निशान पे हो या कोई और चीजें हो। अगर बाकी इन लोगों को, इन जमातों को जमहूरियत का इतना बोलबाला था तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने काम करने की कोशिश क्यों नहीं की? यही तो मैं कह रहा हूँ, इनके साथ प्रॉब्लम यही है। देखिए, ये चाहते हैं कि इनका रोल खत्म हो जाए। उनका रोल एक ही सूरत में खत्म होगा कि आप सब मिल के अपने फैसले खुद करेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के से हट जाएंगे। एक दूसरों के पीछे, एक दूसरे के ऊपर केस कौन बनाते हैं? ये लोग बनाते हैं। इन लोगों का सबसे, देखिए, जब तक इनमें इत्तेहाद नहीं होगा, तो जिसको आप तीसरी कुव्वत कहते हैं, तो वो तो आएंगे ना। जब तक और इनमें इत्तेहाद नजर नहीं आता। कभी नवाज शरीफ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, कभी पीपल्स पार्टी करना नहीं चाहती, कभी PTI करना नहीं चाहती। और इनका जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ये प्रॉब्लम उसी सूरत में सॉल्व होगी कि ये सब एक पेज पे, अभी भी कहाँ है एक पे। अब फजलुर रहमान कुछ अरसे पहले नून लीग की वाह कर रहे थे, आज क्यों नहीं कर रहे? सदर नहीं बना है ना। मसला इनका ये है कि इनका आपस में इनको हर किसी को हर वक्त इक्तिदार चाहिए। जैसे इनको इक्तिदार नहीं मिलता, ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब को तो कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा अभी खामोश कर दिया गया है। कुछ बातचीत चल रही है और मेरा ख्याल है कि फजलुर रहमान साहब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद मौजूआत पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और बैरिस्टर अली ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक PTI से है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आवाज चली गई अली की। जी अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? नो, ठीक है। स्टूडियो में बात करते हैं और जैसे अली हमें ज्वाइन करते हैं आगे बात की जाएगी। इकबाल नहीं, फारूक रडी साहब, आपने दो बातें की थी, एक जबरदस्ती की हुकूमत कायम करना और एक एक्सटेंशन वाली बात। जबरदस्ती की हुकूमत 2018 में भी कायम की गई थी और एक्सटेंशन आपने भी दी थी। बल्कि आपके, जब आई एम सॉरी, मैं आपके कह रही हूँ, आपके ना कह दो। खुल के एक दफा आप प्रोग्राम में कह चुके थे, लेकिन आपने फिर भी बात की मैं तजियाकार हूं और जो चीज मुझे गलत लगती है मैं उसको गलत ही कहूंगा। चले जाना, PTI कैसे कह लेते हैं। PTI ने जब उसके ऊपर बुरे हालात थे तब उसके बानी ने खुद ये ऑन रिकॉर्ड बात की कि उन्होंने एक और एक्सटेंशन देने की बात की। क्यों? जब खुद अपने साथ ये सब कुछ करते तो दूसरा ये कर रहा है तो माने ना, एक्सेप्ट कर लेना। देखिए, वो जो कहे मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपना तजिया पेश करूंगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि देखिए,
जजेस जो है, आई मीन मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है हमारे मुल्क में 65 साल है, ठीक है। उसके बाद आप मजीद 3 साल अगर उसको दे दो तो वो हो जाएगा 68 साल। तो बहरहाल उन लोगों को क्या होगा जो पीछे जजेस की एक लाइन लगी हुई जिन्होंने इस पोजीशन पे आना है, उन सबका हक मारा गया। ये वैसे ही होता है कि जैसे अगर मार्शल लॉ लगाए और एक जनरल साहब 10 साल अगर बैठ गए तो पीछे जो जनरल जिनका बारी है, जिनकी टर्न है, तो वो मायूस हो जाते हैं। तो इस तरह इदारों में एक तरह की नेगेटिविटी पैदा होती है। और हमने नहीं देखा कि जो अगला चीफ जस्टिस था, जस्टिस एजाज, जिन्होंने इस अक्टूबर में अपना चार्ज लेना था, उन्होंने रिजाइन किया। क्यों? कोई वजह तो होगी ना, कोई बगैर वजह के तो नहीं। आप देखिए जितनी बेंचेस बनती थी, कहीं पे भी बीइंग अ सीनियर मोस्ट जज उनको किसी बेंच में नहीं रखा जाता था। तो देखिए तो ये आप क्या समझते हैं, साकिब निसार वाला मामले हो, आप देखिए everybody अब तो खुल के सामने आ गया है कि साकिब निसार साहब ने किस तरह से फैसले किए हैं। आप दोबारा उसको जस्टिस फाइज ईसा से तो नहीं मिला सकते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनसे मिला देखिए चाहे जस्टिस। अच्छा सर, मैं आपसे बात करती हूँ क्योंकि अली मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अली, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर अली ताई साहब, आज मैंने कहा कि आपका ताल्लुक पीटीआई से, आखिरकार पीटीआई से आपका ताल्लुक ये अब ऑन स्क्रीन जो आ चुका है। आवाज फिर चली गई जी, आपकी थोड़ी सी आवाज आ रही है। मैंने सुना आपने फरमाया कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से है। जी, आगे मैं नहीं सुन सका। जी जी जी, बस सर मैं यही बात मैं करना चाह रही थी कि पीटीआई से आपका ताल्लुक हो गया। पहले तो आप तजियाकार के तौर पे आ रहे थे। बहरहाल आगे चलते हैं। सर, ये जजेस का मामला क्या है? ये बड़ा नया पंडोरा बॉक्स खुल गया, बड़ा सीरियस मामला है, संजीदा मामला है ये, कि अगर ये इस किस्म के इल्जाम जजेस की तरफ से लगाए जाएं कि उनके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी की जा रही है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन मैं पहले एक प्रोफेशनल वकील हूँ और फिर एक सियासी जमात का रुकन हूँ। तो मेरी जो प्रोफेशनल राय है, मेरे लिए वो हमेशा ट्रम्प करेगी। और उसके तहत ये जो तमाम चीजें हुई हैं, मैं एज अ वकील बड़ा एंग्जाइटी इस सारी चीज के बारे में फील कर रहा हूँ। ऑल्दो ये ऐसी बातें हमें बार बार सुनने को मिली हैं और परवेज मुशर्रफ साहब ने भी ये कहा कि रहील शरीफ साहब ने मुझे निकाला तो उन्होंने कहा कि आपके तो केसेस कोर्ट में थे, कैसे? तो उन्होंने कहा कि जी अदालतें यहाँ पे मैनेज होती हैं। या शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्जामात देख लीजिए, वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, उनके इल्जामात देख लीजिए, तो वहां पे भी आपको एक एंग्जाइटी जो है वो नजर आती है। और अब ये जो 6 जजेस का लेटर है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर ऑलरेडी सू मोटो हो जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, मैं वेलकम करता हूँ इस डेवलपमेंट को। और मैं ये समझता हूँ कि जो सू मोटो हुआ है, ये सिलेक्टिव बेंचेस ना बनाए जाएं, बल्कि मेरे ख्याल में जो राय खुद काजी फायज ईसा साहब की थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के केस में, कि चूंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पूरी अदलिया को जो अफेक्ट करता है, तो लिहाजा फुल कोर्ट उसको सुने। मेरे ख्याल में वो विजडम यहाँ पर भी अप्लाई होनी चाहिए। चूंकि मामला जुडिशियल ऑर्गन का है और एग्जेक्टिव की उसके अंदर इंटरफेरेंस का है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जो है ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस डिग्निटी के साथ तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने जो है ये कहा कि ये मेरा मैंडेट बनता ही नहीं है कि मैं इसके ऊपर तहकीकात करूं, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं समझता हूं कि उनकी बात जिलानी साहब वाला जो मामला ये अभी मीडिया के सामने आया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये तो 2 महीने पहले ही उन्होंने माजरत कर ली थी। 2 महीने पहले 2 महीने पहले ही उन्होंने माजरत कर ली थी कि वो इन चीजों से दूर रहना चाहते हैं, वो इसको नहीं देखेंगे। नहीं, देखिए, अभी मामला तो ये अभी वेरी रिसेंटली उठा है, तो देयर वाज नो वे कि वो 2 महीने पहले किसी सूरत में माजरत करते। मगर जाहिर है कि काफी कंसिडरेशंस हैं। एक तो ये है कि क्या एक ऐसा 1 मैन इंक्वायरी कमीशन जो इस वक्त जुडिशियल ऑफिस होल्ड नहीं करते, क्या वो प्रॉपरली जो है वो इंक्वायरी कर सकेंगे या नहीं? जाहिर है प्रेशर्स आएंगे, पूरी एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज जो हैं उनके ऊपर इल्जाम आता है, वो सामने खरी भी होंगी। फिर किस तरह गवाहियां ली जाएंगी सर्विंग जजेस की, किस तरह से मैटर को लेके जाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में यही है कि ये ऑन द जॉब जजेस जो हैं वही इसकी तहकीकात करें, और मेरा ख्याल है वही बेटर सेंस है जो प्रिवेल की है। मैं ये समझता हूं कि जिलानी साहब इस बात को, उनका बिल्कुल इस बात का इदराक था
कि पीछे कुआं और आगे खाई वाली सिचुएशन है। एक तरफ जो है वो एजेंसीज जो है वो बड़ा ट्रबल करेंगे किसी भी किस्म की रिपोर्ट कंपाइल करने में, और दूसरी तरफ अगर चूंकि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं और पाकिस्तान के एडहॉक जज भी थे आईसीजे के अंदर, तो लिहाजा अगर वो एक प्रॉपर रिपोर्ट इसके ऊपर नहीं लेके आ सकते तो मेरे ख्याल में फिर उन पे तनकीद भी बहुत होती। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो उनकी एक नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, अपने आप को नॉन कंट्रोवर्शियल रखा है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये उन्होंने बड़ा बेहतरीन फैसला किया, और यही वजह है कि ये फैसला हुआ है। तो जहां तक क्रोनोलॉजी का मुझे पता है, मे बी यू विल डिसएग्री, बट इन सो फार एज आई अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, तो पहले उन्होंने मना किया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब सू मोटो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी जरिए से इस मामले को जो है वो पैसिफाई भी करना है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जहां कमीशन बन जाती है उसका मतलब है कि जी मट्टी पाओ वाली सिचुएशन होती है, फिर तो कुछ नहीं होना होता है। वो कमीशन बन जाती है, रिपोर्टें भी जो पीछे रह जाती हैं, वो भी बहुत मुश्किल से अवाम के सामने खुल के आती हैं। लगता है आपको कि कमीशन बनाने की ये वजूहात भी हो सकती हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं समझता हूँ 3 बड़ी वजूहात थी। एक, नंबर 1 तो यही था मिट्टी पाओ, नंबर 2 ये था कि जाहिर है एक 1 मैन कमीशन जो है शायद उसके काम में खलल पैदा करना बड़ा आसान होगा, खास तौर पे स्टेट एजेंसीज के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मेरे ख्याल में इसके अंदर तीसरी वजह जो है वो ये थी कि इस मामले को जो है वो इतने इम्पोर्टेंस ना दी जाए कि इसकी प्रॉपर फुल विगोर के साथ 184(3) के तहत जो एक इंक्विजिटोरियल सिस्टम है उसके तहत तहकीकात हों। मेरे ख्याल में दिस वाज द 3rd रीजन, और यही तो 3 रीजन थे जो प्रिवेल किए हुकूमत के ऊपर जब उन्होंने ये कमीशन बनाने का ऐलान किया। अच्छा, एक और चीज जो आपने कहा कि ये सब चीजें आपको भी तीज कर रही हैं, और जाहिर सी बात है एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और क्वेश्चन भी तो रेज होता है कि भुट्टो साहब की फांसी हो, 99-2000 वाली कहानी हो, पीसीओ जजेस हो, या और कोई अदलिया पे असरअंदाज होने वाली चीजें हो, ये तो होता आया है। इस पे ये दरखास्त देना, ये तो बहुत पहले जब सोमोटो वाली बात नहीं थी और अब खत्म हुई है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाली बात आ गई है, तो ये पहले, अब तो भुट्टो साहब के वाला मामला भी जो है वो रफा दफा हो गया, और वो भी एक अच्छा अचीवमेंट है। जाहिर सी बात है आपने एक अच्छी चीज तारीख में लेके आए, तो इस मामले को क्यों पीछे किया जा रहा है? इस पे भी इंक्वायरी खुल के कर लेनी चाहिए। ठीक है, होता है और होता जा रहा है। बेशक आप भुट्टो साहब की जो कैपिटल पनिशमेंट है उसकी बात करें, जो अब आके सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, या आप सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद देख लीजिए कि किस तरह एक डिक्टेटर को 3 साल दे दिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर ले, या आप 2023 में आके देख लीजिए और 2024 में आके देख लीजिए कि किस तरह एक पार्टी से उसका सिंबल छीना गया और किस तरह के इलेक्शन इस मुल्क के अंदर कराए गए। तो बिल्कुल वो चीजें बार बार होती आ रही हैं और जुडिशियल हेल्प भी उनको मिलती जा रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मगर जो एक चीज अनप्रेसिडेंटेड है वो ये है कि 6 जजेस ने, जो सर्विंग जजेस हैं, उन्होंने कलेक्टिव लेटर लिखा है और उन्होंने ये शो किया है कि वो कितनी करेज रखते हैं और कितने ब्रेव हैं, और किस तरह वो अपनी जो जुडिशियल ड्यूटी है उसको किसी भी और किस्म के प्रेशर से ऊपर रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड है, और ये एक बड़ा ही खुश आइंद मौका पाकिस्तान के लिए है कि उसकी जुडिशरी जो है वो इतने प्रेशर के बावजूद भी आप सामने आके खड़ी हो गई है। साथ ही रहिएगा, मैं इकबाल अडवाणी साहब से इस हवाले से बात करूं। बड़े इल्जामात लगते हैं हमारे एग्जेक्टिव्स पे और जजेस पे और अदलिया पे, जुडिशरी पे, लेकिन मेरा ख्याल है शायद ये वाला मामला नमक हलाली की तरफ जा रहा है कि चलें जनाब तो प्रोफेशन से नमक हलाली कर देते हैं। क्या समझते हैं कि वो ये कहते हैं जनाब उन पे असरअंदाज होते हैं, तो असरअंदाज तो हम पाकिस्तान में बहुत पहले से देखते आए हैं कि अदलिया पे असरअंदाज किया जाता है, होते हैं लोग। क्या राय देंगे इस पे आप? नहीं, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से हो रही हैं, और अदलिया खुद भी चाहती रहती है कि जब मार्शल जब लग रहा था तो पीसीओ के जो जज क्यों बन जाते थे ये लोग, इन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया है। जब इन्होंने सपोर्ट किया है तो यहाँ तक मामले पहुँचे हैं। आज के जो जज हैं, जो जिन्होंने लेटर लिखा है, तो आप कुछ अरसे बाद देखना इनकी भी सोशल मीडिया पे वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपको पता चलेगा कि ये भी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान है, ये सब चीज़ें इस तरह होती रहती हैं। अब सवाल ये है कि ये साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो इनके साथ अभी जो होता है हमेशा, जो भी फ्रंट में आके फाइट करते हैं, तो उनके साथ जिस तरह से सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो आ जाती है, क्लिप आ जाती है, अब उसको वो कितना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं या कितना वो प्रेशर ले सकते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में ये कोई
अनोखी बात नहीं है, पाकिस्तान में ये होता रहता है। जो जज आज लेटर लिख रहे हैं सही बात है, उन लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें प्रीवियस की होगी इन्हीं के सपोर्ट पे जिनके बारे में ये कह रहे हैं। आप देख लें अगर, और पीटीआई का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है कि जो भी जज हो, जो भी अदालत हो, इनकी फेवर में फैसला आ जाए तो वो अच्छा है, और अगर इनकी फेवर में नहीं आए तो वो बुरा है, और इनकी सोशल मीडिया की टीम शुरू हो जाती है। लेकिन चलें, अच्छा है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट आएगा, मेरा एक अंदाज़ा, मैं भी उसका रिजल्ट दे दूं कि मुझे नहीं लगता कि ये जज साबित कर पाएँ कि ये जो चीज़ें हुई हैं। कैसे साबित करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहाइंड द कर्टन इनके पीछे भी कुछ लोग होंगे। वजह बताऊं क्यों, कि जब इन्होंने लेटर लिखा था, अभी लेटर लिखा ही था और उससे पहले सोशल मीडिया में लीक हो गया। तो सोशल मीडिया में लीक किसने किया था, तो पूरा इनके पीछे भी बहुत बड़ी टीम होगी, पूरी एक गेम है जिसका रिजल्ट कुछ अरसे में आपको नज़र आता रहेगा। ये कोई इतना सादी सी बात नहीं है कि इनके साथ हुआ, इन्होंने आ गया। इतने टाइम तक ये लोग कहाँ थे और क्या अभी हुआ, इतने अरसे से हो रहा है तो अभी क्यों आ रहे हैं। और सब मैंने यही देखा है, एक वक्त गुजर जाता है, उसके बाद सब चीज़ें बाहर आती हैं। तो इसका मतलब समथिंग इज बिहाइंड द कर्टन, कुछ है, कोई टीम है, कोई इनको ऑपरेट कर रही है, और ये चीज़ आपको कुछ अरसे में नजर आएगी। फारूक राठी साहब से भी इसका मौका ले लें। फारूक राठी साहब, बात क्या करें, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि सही बात है, किसी की वीडियोस आ जाएंगी, कोई बात, चाहे वो ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, बड़ी गंदी सियासत है ये, किसी के पर्सनल मैटर्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन है ऐसा कि कोई कुछ बात करता है तो उसकी वीडियोस आ जाती है, ऑडियो लीक्स आ जाती है। होता आ रहा है, हमारे मुल्क की तारीख है। और यहाँ तक हमने सुना है कि बाकायदा उनके पास जज बेचारे को लिखने की भी जहमत नहीं करनी पड़ती, उसके पास लिखा लिखा ऑर्डर आ जाता है कि आप इसे पढ़ लें। तो ये तो होता रहा, और ये कहते रहे। जब वो जो क्या नाम है, सिद्दीकी साहब जज थे, उन्होंने खड़े होकर जब खुल्लम खुल्ला कहा और बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया, तो देखिए बात ये कि आप बात इस नहज तक पहुंच गई कि जजेस को भी बोलना पड़ा। जाहिर बात है कि जब उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी की गई, उनके रिश्तेदारों को ज़दोकोब किया गया, तो जाहिर बात है और भी किसी के साथ हुआ होगा जिन्होंने ये बात नहीं कही। तो जाहिर बात है ये चीजें जब एक हद तक इंसान बर्दाश्त कर सके, उससे नहीं। अब ये सिर्फ 6 जजेस नहीं है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा क्या कहते हैं इस्तीफा दिया। तो और वो जज जो सीनियर मोस्ट, जिन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा चार्ज लेना था अक्टूबर में, उन्होंने, सर आप उन्हीं जजेस की बात करें जिनके एक घर भी 80-80 करोड़ के, तो कौन सा जज मुझे बताए कि जिनकी जायदादें मुल्क के बाहर और इंग्लैंड में जो है, और जिन्होंने मनी ट्रेल भी नहीं दी। आपका तो मुझे नहीं पता, मैं तो 80 करोड़ का घर नहीं ले सकती, क्या जजेस 80 करोड़ का घर ले सकते हैं? जजेस के काम कैसे ले सकते हैं? हमारे मुल्क के ब्यूरोक्रेट बहुत सारे ऐसे जो ले सकते हैं, ठीक है ना, और ले सकते हैं, क्या लिए हुए हैं। क्यों, जब वो जज साहिबान जिनकी लंदन में प्रॉपर्टी की मनी ट्रेल मांगी गई, तो उन्हीं के साथियों ने फैसला दिया कि जजेस की फैमिली से आप मनी ट्रेल नहीं ले सकते, आप उनकी जायदाद के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आधे अबव द लॉ। तो ये देखे ना, आप इस हद तक ना जाए। और हर इदारा अगर अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करेगा तो ये मसले कभी पैदा नहीं होंगे। हर इदारे को एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। और मेरे भाई जो है, इनकी अपनी राय, तो मैं थोड़ा सा इनको भी करेक्ट कर दूं। देखिए, इमरान खान साहब की जो हुकूमत जब थी 2018 से 22 तक, तो 2019 में कोविड आया था, और कोविड ने सारी दुनिया की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था इन तमाम चीजों के बावजूद 6.48% GDP ग्रोथ के साथ तरक्की कर रहा था। एक ब्रेक के बाद आप बड़ी अच्छी बात करें, मैं चाहती हूं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव था, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव था, और 18 अरब डॉलर खजाने में छोड़ के गए थे, जिसका आज तक किसी ने हिसाब नहीं दिया कि वो पैसे गए कहाँ। ठीक है, मैं आपको बात करने का मौका दूंगी, मुझे अनफॉर्चुनेटली ब्रेक पे जाना पड़ा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, वो तीसरी दुनिया के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वाहिद पानी का खत्ता आपके पास ही था जिसको चलाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता, तो हमने खुल के छोड़ दिया अपने लोगों को, जनाब मरो कुछ भी करो, कोई पॉलिसी नहीं है, फिर होना ही था सबको जो तो सामने नजर आया। आगे सीपैक भी सर किसने बंद किया है, मैं अभी ऑन स्क्रीन बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन बहरहाल सीपैक बंद करने वाले भी कौन थे ये पता चल जाना चाहिए पाकिस्तानी को। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी। डैडी साहब बात कीजिए, मैं खामोश बिल्कुल। देखिए, वो तो हो गया। अब मसला क्या आ रहा है इस वक्त हमें पाकिस्तान में, ना तो
हमारी हुकूमत के खजाने में कोई पैसा मौजूद है। वो $6 अरब जो चाइना, यूएई और सऊदी अरब ने सिर्फ रखवाने के लिए दिए थे, उसका भी कोई अता पता नहीं। यानी वो भी आप फारिग हो चुके हैं। आपने हर चीज यहाँ पे गिरवी रख दी या बेचने की तैयारियां कर रहे हैं, और वो फ्रंटमैन तैयार। मुझे ये बताएं, ये इदारे जब मुशर्रफ के दौर में, खान साहब के दौर में जो इदारे प्रॉफिट में चले थे, पीआईए प्रॉफिट में चल रहा था, रेलवे प्रॉफिट पे आ गया था, और तो इन इदारों को अब ऐसा एक जानबूझ के तबाह बर्बाद किया गया। पीआईए में जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, पीआईए के साथ साथ रोजवेल होटल जो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, उस पर बड़े लोग, क्योंकि एक बहुत कीमती वो प्रॉपर्टी है जो बिलियंस में है। तो कहने का मकसद है कि इन इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, और अब उन्हीं के फ्रंटमैन जो है वो इसको खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले तो एक ऑडिट होना चाहिए इस बात का, इन इदारों की तबाही की वजूहत क्या है, और ऑडिट इस बात का होना चाहिए कि $130 अरब जो हमने IMF से लिए हैं, जिसके हर पाकिस्तानी मकरूज है, वो पैसा आपने कहाँ खर्च किया? आप देखिए ना, मैं बात करती हूँ इस पे, क्योंकि अली ताहिर रिमोट पे है, तो मैं मैं लास्ट बात करूँ। 2008 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा जब मुशर्रफ हुकूमत देके गए सिर्फ $34 अरब था, और सिर्फ 10 साल की हुकूमत 2008 से 18 तक $94 बिलियन तक ले गए। तो मैं, और नवाज शरीफ ने 2013-14 में जब $34 अरब IMF से लिए, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट किया? कोई डैम नहीं बनने देते यहाँ पे। तो कहने का ये कौन लोग हैं जो ये काम करोगे और ऑडिट करें? जहां तक तबाही की बात होती है, तो तबाही ऐसे ही नहीं आ जाती है। डॉलर के रेट ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके जो अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ना है, और आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर है वो अलग ही शो होने बनिस्बत पहले वाली हुकूमत के। और जहां तक ये बात है कि तबाही के दहाने पे किसने पहुंचाया, तो कोई एक नहीं, सबके हाथ में ही जो है इसका खून है, और सभी जिम्मेदार हैं इसके कि किसने क्या कुछ किया। हम ये नहीं कह सकते कि तब्दीली सरकार ने आके मुकम्मल तौर पर तब्दीली कर दी थी और दुनिया पलट दी थी, नहीं था। हालांकि हो सकता था, क्योंकि वाकई ही ये वो गवर्नमेंट थी जो एक पेज पे थी। अली ताहिर साहब, आपकी तरफ चलते हैं। अली ताहिर साहब, केसेस के हवाले से बताइए। बानी पीटीआई के केसेस में आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि कुछ नरमी आती जा रही है, और एक तरफ ये बड़ी बात कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जनाब उनको, उनके पीछे कोई उनको रिलीफ दिया जा रहा है जानबूझ के। क्या तज्जिया है आपका इस हवाले से? अली की आवाज स्टूडियो में नहीं आ रही है। ठीक है जनाब, जब तक हम इकबाल अडवाणी साहब से बात करते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, जो बात हो रही थी उस पर पहले कमेंट कर लेते हैं, वो सवाल अलग हो गया। क्या समझते हैं इस वक्त वाकई कोई तबाही का एक कोई जिम्मेदार है, और ये कहा जाए कि जनाब क्योंकि आप बिजनेस के हवाले से ज़्यादा जाते हैं, अकाउंट डेफिसिट की बात की जाती है, टैक्सेस के हवाले से बात की जाती है, क्या है? क्योंकि चराए सूद भी हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा थी। क्या तज्जिया आपका? नहीं, देखें, किसी एक गवर्नमेंट के साथ हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक गवर्नमेंट का कसूर है। पाकिस्तान तकरीबन 30-40 साल से आप देखें जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सबके कुछ इसी तरह के काम है। मैं भाई का एक सवाल का जवाब देता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कोविड आ गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसको कोविड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ किस तरह। उस वक्त पाकिस्तान में आप अगर थे तो लॉकडाउन उस तरह का नहीं लगा था जैसे दुनिया में लगा था। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी थी, बांग्लादेश ने अपनी बंद कर दी थी, इंडिया ने बंद कर दी थी। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां चालू थी, और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उस वक्त एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले, क्योंकि पाकिस्तान इनको मेरिट पे कंपटीशन नहीं कर सकता इनका। उस वक्त ये बंद थी तो हमको काफ़ी ऑर्डर मिले, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट हुआ। दूसरा, एक ओवरसीज जितने पाकिस्तानी बाहर थे 0% इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिली, जो उन्होंने यहाँ पर पैसा भेज दिया। उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी रिमिटेंस आए थे, आप रिकॉर्ड निकाल लें। तो खान साहब को मुझे लगता है ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बाकी रहा पीआई का, इन्होंने कहा कि खसारा, तो खान साहब के दौर में भी पीआई खसारे में थी, तकरीबन 70 अरब डेली खसारा हो रहा था। तो ये बात छोड़ दें कि खान साहब ने कोई बड़ा काम किया। बाकी क्या सवाल आपने किया था अभी? सर यही बात है कि जो आप अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं और IMF के कर्जों की बात की जा रही है, क्या किस तरह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास कोई ऐसे वसाइल हैं कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए IMF के चुंगल से निकल सकें और हमारी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है? देखिए, अगर पाकिस्तान को, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान आगे बढ़े, तो उसका एक ही हल है कि जो हमारे पास खसारे में जो चल रहा है, जो इदारे हैं जिनका डेली का लॉस है
करोड़ों में लॉस है। हम जब तक उसको बंद नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं, जब आप एक कितनी भी बाल्टी भर लें, नीचे आपने 4 सुराख कर रखे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी इदारे खसारे में चल रहे हैं, हम उसको प्राइवेट नहीं करते, क्योंकि इसमें सब सियासत पार्टियों ने अपने लोगों को भर्ती किया हुआ है। एक जगह एक बंदे की अगर ज़रूरत है जहाँ काम की, वहाँ 4 लोगों को रखा है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि प्राइवेट नहीं हो, क्योंकि इनका सियासी वोट डैमेज हो जाएगा। तो जब सबसे पहले कुछ भी हो, कैसे भी, अगर कोई भी पाकिस्तान से प्यार करता है, हर उस इदारे को प्राइवेट कर देना चाहिए जो नुकसान में चल रहा है। अच्छा, फिर जो पाकिस्तानियों की एक बात होती है, हमारे जहन में सवाल आता है कि जो आम पाकिस्तानी सोच रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि आपने मुल्क को बेच दिया। इस चीज़ को ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने सालों साल से ये ट्राई कर चुके हैं यहाँ के उन इदारों को आप चलाएं और उनको प्रॉफिट में लाएं। आप नाकाम हो चुके हैं, आपसे ये काम नहीं होता। रीज़न आप बहुत से हैं, उसको छोड़ दें। आपकी बस की बात नहीं है कि एक इदारा आप चला सकें जिसमें उसको फ़ायदा हो, नहीं हो सकता। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है उसकी बात अलग है, नहीं कर सकते, ये बेचने की बात नहीं है। दुनिया में काफ़ी मुल्क हैं जिन्होंने बहुत से इदारे प्राइवेट किए हैं, आज वो तक चल रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, आपका हर इदारा नुकसान करता रहेगा तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम हर उस चीज़ को लेकर चलते हैं जो हमारे आम आदमी के लिए नुकसानदेह हैं। इससे आम आदमी कितना नुकसान करता है आप सोचें। पाकिस्तान, एक और एग्जांपल देता रहूं, हम हर वो काम करते हैं जिससे आम आदमी को नुकसान पहुंचे, और हर वो काम करते हैं जिससे सिर्फ अशराफिया को फायदा पहुंचे। ये अपना सियासी वोट बैंक बनाने के वजह से उनको इदारों को और इस तरह का माहौल बनाते हैं सोशल मीडिया में। पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान को दिया। हम एक जज्बाती कौम है, लोगों को पूरी डिटेल मालूम नहीं होती और वो उस पर निकल पाते, हाँ ये चीज़ है। नहीं, जो इदारा नुकसान कर रहा है उसको बेच दें। एक और एग्जाम्पल दूँ, हम पाकिस्तानी लोग, इंडिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आती, हम लेटर लिखते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, इंडिया को खेलने आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए, और जब ट्रेड की बात होती है तो हम बोलते हैं हमको नहीं करनी। जिस चीज से आम आदमी को फायदा पहुंचता है वो चीज हम करने नहीं देते। चाइना भी कर रहा है, भारत, चाइना भी बॉर्डर कितने कर रहे हैं, दुश्मनी है, फिर भी वो ट्रेड कर रहा है। सही बात है। अली ताहिर साहब, आपकी तरफ आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तरफ कहा जा रहा है कि पीटीआई को जो है उनके पीटीआई के जो बानी हैं उनको रिलीफ मिल रहा है। दूसरी तरफ एक नई बात आ गई है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जनाब कोई ताकत है जो उनको सपोर्ट कर रही है, एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। क्या तजिया करेंगे इस हवाले से? जी, मैं वेरी सॉरी, मैं आपका सवाल सही से नहीं सुन सका क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी जरा कम आ रही है, कट रही है। अगर आप रिपीट कर दें प्लीज। सर, पीटीआई के बानी को केसेस के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा है कि रिलीफ मिल रहा है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीटीआई को खास तौर पे कोई ताकत जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी उनके लिए। तो क्या तज्जिया है इस हवाले से आपका? अच्छा, ये तो खैर पहले सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ये तो इंतहाई स्टूपिड बात होगी कि किसी का सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं कहता हूं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के लिए ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर कर दें कि इनको जेल में रखें, 1 साल पूरा इनकी पार्टी जो है बर्बाद कर दें, क्रैकडाउन कर दें, लोगों को उठा के जेलों में फेंक दें, उनकी खवातीन को उठा के जो है वो इम्प्रिजन कर दें, फरियाल तालपुर साहिबा को बिलावल हाउस में बंद कर दें, कि इनके सारे बंदे तोड़ दें, इनके बंदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। तो मेरा ख्याल में तो ये शायद 3 हफ्ते में पीपल्स पार्टी खत्म ही हो जाएगी। पूरी पीपल्स पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो करप्शन के पैसे और मिलजुल के सिंध को खाने पे चल रहा है। तो उस पॉइंट पे मेरे ख्याल में उस पर्सपेक्टिव से किसी और के ऊपर इल्जाम लगाना, मैं तो उसको इंतहाई स्टूपिड और बचकाना इल्जाम समझता हूँ। अब पहले पार्ट पे आ जाए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, देखिए वो जो केसेस बनाए गए हैं वो इतने फीबल हैं, इतने मीजली हैं, इतने वीक हैं, इतने मीक हैं, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है कि जाहिर है उनका रिजल्ट यही निकलना है ना कि उसमें रिलीफ मिलेगी। और ये तो नहीं हो सकता कि वो सुपीरियर कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में वो स्टैंड अप कर जाएं या वो कन्विक्शंस जो हैं वो अपहेल्ड हो जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जाहिर है हर केस के अंदर ही उनको रिलीफ मिलेगी। लेकिन आई एम थैंक गॉड कि ये जो रिलीफ मिल रहा है ये नवाज शरीफ वाली रिलीफ नहीं है कि एक कन्विक्टेड बंदे को प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, पाकिस्तान में जहाज से उतरते ही और बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल में जो कोर्ट्स में फाइट कर रिलीफ लिया जा रहा है वो तो मिलना ही मिलना है। बाकी जाहिर है ट्राइब्यूनल में भी गए हुए हैं तो ये जितनी सीटें चोरी हुई हैं ये भी वापस मिलनी है। लेकिन ये किसी की जो है वो करम नवाजिश नहीं है, ये राइट है जो थ्रू द लीगल मीन्स जो है वो पीटीआई अपना एस्टेब्लिश कर रही है।
और उसके फाउंडर भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि खान साहब के ना तो प्लेटलेट्स हाई हुए हैं, ना लो हुए हैं, ना बीपी हाई हुआ है, ना लो हुआ है, ना दुआ करते हैं इस हवाले से। तो एक लीडर है, जाहिर सी बात है, एंड ही इज फाइटिंग हिज केसेस, और जाहिर है जब उन केसेस में कोई सब्सटेंस ही नहीं है तो उनका यही निकलना है कि उसके अंदर एक्विटल्स ही होंगे, और क्या होगा। अच्छा अली, मुझे 1 मिनट में अगर इस बात का जवाब देते हैं, ये तोशाखाना केस का आगे क्या होगा? मैं तो समझता हूँ कि जाहिर जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गया है। मेरे ख्याल में मेन रिलीफ में भी खान साहब को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, और ये शायद आपको याद हो सना, एक दफा आपके प्रोग्राम में हम तोशाखाना के ऊपर बड़ी डिटेल्ड बात कर चुके हैं। इस रेफरेंस में बरी जो है वो लीगल इन्फर्मिटीज हैं, और मेरे ख्याल में तो खान साहब विल बी आउट ऑफ इट इन नो टाइम। चलिए, बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपकी तरफ आते हैं फारूक डाडी साहब। आपने आम आदमी की बात की, और अभी आम आदमी की बात जो है इकबाल अडवाणी साहब ने बात की। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो है बात करना चाह रही थी आम आदमी के हवाले से। डकैतियों में लोगों की अमवात का होना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कराची में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? देखिए, इस वक्त रोजगार नहीं है लोगों के पास। डकैतियां तो वैसे भी होती थी, लेकिन अब जो इजाफा हुआ है इसकी बुनियादी वजूहत तो है। एक तो कारोबार नहीं है, 22% इंटरेस्ट रेट जब है तो जाहिर बात है लोगों ने अपने कारोबार सारे बंद किए और सीधा बैंकों में पैसे रख दिया और वो बैठ के खा रहे हैं। तो वो जो उसके पास 2 या 4 या 10 एम्प्लॉय थे वो सारे फारिग हो गए। ठीक है, तो हुकूमत, मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आप 24-25% रिटर्न हो, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ने 22% रखे तो बैंक 2-3% अपने रख के देगा। तो कौन, जब इंडस्ट्री जो है उसका रिटर्न ओनली 7% है, तो कारोबार आप कैसे चला सकते हैं? तो ये वजूहत है। दूसरी बात, जिस इलाके में डकैती हो रही है, अगर उसके SHO को, उस इलाके के थाने वाले को अगर पकड़ा जाए ना, यकीन करो एक डकैती आपको कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि जहां पे भी ये इंक्रोचमेंट है, जहां पे ये बदनुमानियां चल रही है, जहां पे ये इलाके में गड़बड़े चलती है, जहां पे ये ड्रग्स बिकती है, जहां पे मंशियात बिकती है, क्या इनको पता नहीं है? चलिए, इस बात को दूसरी तरीके से मैं कह लेती हूँ। हमारी CTD जो है बड़ी एक्टिव है, और CTD को सब पता होता है किस पर कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो अगर इस मामले पे तवज्जो दी जाए, लोगों की कीमती जानें जो है वो ज़ाया होने से बच जाएंगे। ठीक है जनाब, पतंग की डोर जो है वो ख़तरनाक है और उस पर क्रैकडाउन होना चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन साथ साथ ये कोई डकैतियों में मारे जा रहे हैं लोग, खुदा, इस पर भी पुलिस जो है, सिंध पुलिस स्पेशली तवज्जो दे दे। आगे चलते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, हम बड़े आसानी से कहते हैं जनाब हालात ख़राब हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। मानते हैं जनाब हालात ख़राब हैं, लोगों के वसाइल नहीं है, लेकिन क्या इसका ये हल है कि नौजवान तबका हाथ में पिस्टल लेके बाहर निकल जाए, दूसरे को मारना शुरू कर दे, छीनना शुरू कर दें? हम देखें, बेरोजगारी दुनिया में बहुत से मुल्कों में है, लेकिन उसमें इतनी लूटमार क्यों नहीं शुरू हो जाती? वजह क्या है कि वहाँ कानून है, कानून की गिरफ्त है। हमारे यहाँ कानून नहीं है, और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों में कानून खुद मिले हुए होते हैं। अब एक चीज़ बताएं, जो थाने बिकते हैं, हर थाने का SHO बिक के आता है कि ये इलाके में इस थाने का SHO को इतने पैसे देने पड़ेंगे, इस थाने के इलाके में इतने देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताएं, आप जब थाने बिकेंगे, SHO पैसे देकर आएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो रिकवर करेंगे। इसी तरह हमारा सिस्टम पूरा नीचे से ऊपर तक का खराब है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा थाना बिकता है और हमारे सियासतदान हैं जो आप मुझे एक बताइए, ये कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ कंट्रोल कभी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि सब पैसा लगा के अपनी पोस्टें करवाते हैं। अब एक SHO पैसा लगा के आएगा तो वो अपने इलाकों में इन्हीं तरह की चीज़ें करेगा, तभी वो रिकवर करेगा। दूसरी बात होगी, अब सियासतदान क्या करेगा? जो भी हमारे यहाँ ऐसी कोई एक पार्टी भी नहीं है, मुझे नहीं लगती, जो अपने कैंडिडेट का खर्चा खुद उठाती हो। जब हमारे सियासतदान जब इलेक्शन में खड़े होते हैं, 30 करोड़ 40 करोड़ 25-50 करोड़ खर्च करके आते हैं, तो वो क्या करेंगे? जैसे ही आएंगे, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में सोशल मीडिया में रोज़ ये चल रहा होता है कि 2 साल गवर्नमेंट रहेगी, 1 साल गवर्नमेंट रहेगी, तो वो जो खर्चा करके इतना आया है वो भी अपना पैसा रिकवर करने निकलता है कि मैंने 25 करोड़ खर्च किया है, मैंने 30 करोड़ किया है, मुझे अपने पैसा रिकवर करना है। वो सियासतदान उनको सपोर्ट करता है, वो थाने वालों को बेचता है, और इसी तरह की प्रॉब्लम जब तक ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कैसे आएगा? ये डकैतियाँ और बढ़ती रहेंगी, क्योंकि हर चीज़ में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसी के बलबूते पे ये लोग खड़े हैं।
बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया फारूक रेड्डी साहब, इकबाल अडवाणी साहब, रेस्टर लेता है साहब, आप लोग हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। मसला सिर्फ ये है कि नौजवानों को सियासत में तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, हम उम्मीद कर सकते हैं बेहतर हो, लेकिन नौजवानों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके पास बहुत सलाहियत है और पाकिस्तान एक होता है ना, कौमों में सलाहियत होती है, पाकिस्तानी कौम में सलाहियत है कि बड़े टैलेंटेड लोग हैं यहाँ के, अगर चाहें तो बहुत कुछ आगे लेके चल सकते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान का नौजवान बहुत इंपॉर्टेंट है, 68% यूथ है पाकिस्तान के पास और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। थोड़ी सी अपनी स्किल्स पे तवज्जो दें। ये जो आपके अंदर एग्रेशन आ रही है ना, ये इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। खुदारा ये जो गुस्से को कंट्रोल करें और अपने लिए मुस्बत सोच को कैसे पैदा कर सकते हैं इस पर तवज्जो दें। मुझे पता है कि ये बातें किताबी बातें ज़रूर लगती हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है। यहाँ पे कितने ही नौजवान हैं, बार बार कहती हूँ, फिर कह रही हूँ, कंप्यूटर के पीछे बैठ के जो है काम कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं और मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट भी करें। मुल्क अभी मरियम नवाज साहिबा का बड़ा सोशल मीडिया पे उनके हवाले से मिज़ा की बातें की जा रही हैं कि वो कंप्यूटर को और सोशल मीडिया की चीज़ों को और आईटी को सपोर्ट करने की बात करें, लेकिन ये है फ्यूचर। अगर कोई कर रहा है तो उसको आप सपोर्ट करें, कोई भी कर रहा है तो उसको आप सपोर्ट करेंगे जनाब। हाँ, आईटी इंपॉर्टेंट है। नौजवान इस वक्त मुल्क को सपोर्ट करें, खुदारा किसी और पे असला ना उठाएं, खुद अपनी भी हिफाजत करें। खुदा का खौफ करना भी थोड़ा सा ज़रूरी है इन तमाम मामलात में। दुआ वही जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।